डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक होता है, स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो जेईई के एग्जाम में अपियर हो रहे होते हैं। तो ये आज का वीडियो उन सब के लिए है जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो वीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए है कि कोई फ्लूइड है, उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी 0.5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स भी आपको काफ़ी कन्वर्ट करनी पड़ेंगी और जो भी डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो सारी इस न्यूमेरिकल में इंक्लूड हो रही हैं आपके। पहले तो यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है पोइज में, आपको इसको स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 पोइज इक्वल होता है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के। पोइज है ये ऐसा यूनिट से छोटी यूनिट है, इसको आप पोइज को पैसे से रिलेट करके याद रख सकते हो ये कि ये छोटी वाली यूनिट होगी। 10 तो याद रह जाएगा आपको इजीली फैक्टर। दूसरा यहाँ पर आपसे जो न्यू पूछा है ये ऐसा यूनिट में ना पूछ के स्टोक्स में पूछा है। अब स्टोक्स कौन सी यूनिट है और ऐसा यूनिट क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर सीजीएस में हम निकालेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को ही स्टोक्स बोला जाता है। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट पे अब क्या रिलेशन होगा आप निकाल सकते हो इजीली। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, इसको मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगी, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर पर सेकंड इक्वल आ जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड। अब इसी को स्टोक्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो पहले तो हम म्यू को कन्वर्ट करेंगे। 0.5 पोइज इक्वल होगा 0.05 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। न्यूमेरिकल्स कहीं पर भी सॉल्व कर रहे हो, या तो आपकी सारी सीजीएस यूनिट हो या फिर ऐसा यूनिट हो, बट मिक्स में नहीं रख सकते आपकी, कहीं ऐसा यूनिट है, कहीं मीटर है, कहीं सेंटीमीटर है। ये बेसिक ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स में। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0.05 अपॉन 500, क्योंकि रो है वो 500 हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? रो ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन रो ऑफ वाटर। तो किसी फ्लूइड का रो निकालना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो एस इंटू रो डब्ल्यू कर दिया हमने, तो ये रो आ गया। तो ये न्यू हमने ये न्यू निकाला, तो ये आया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सीजीएस में हो जाएगा 1 स्टोक्स पर सेकंड, सॉरी स्टोक्स सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि अगर सरफेस टेंशन 0.075 है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है कोई जिसका डाया 0.075 है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड क्या होगा? तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। 4 सिग्मा अपॉन डी होता है वाटर की ड्रॉपलेट के लिए, ये होता है सोप बबल के लिए 8 सिग्मा अपॉन डी, और जेट के लिए होता है 2 सिग्मा अपॉन डी। ये यूनिट्स से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि सिग्मा ऊपर आएगा डी नीचे आएगा, क्योंकि सिग्मा की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इसका यहाँ मीटर में डिवाइड करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट आएगी। दिक्कत आती है ये वाली वैल्यूज याद रखने में कि 4 किस में आएगा, 8 किस में आएगा, 2 किस में आएगा। तो वाटर को आप याद रिलेट कर सकते हो यू से, 4 से, डब्ल्यू है इसका, यू बना दिया। सोप से का आपको ऐसे करके 8 बना दिया, और जेट में टी आ रहा है तो टी का यहाँ पर हो गया 2। ऐसे छोटी छोटी अगर आप कुछ हिंट बना लेते हो अपने लिए, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म तो याद रहती हैं चीजें, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम वाटर ड्रॉपलेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4 इंटू 0.075 अपॉन 0.075, ये दिया गया एमएम में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। इसके लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 1000 से, या फिर हम ये कह सकते हैं मैं इसको मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ से। डी है, इसको मैं इस तरीके से करूं या फिर इसको ऐसे लिख दूं, सेम ही चीज है।
तो 10⁻³ से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया आपस में, ये ऊपर चला गया तो ये आ गया 4000। ये हमारी यूनिट है, ये ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में दिया है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻² सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दोगे 4000, मीटर की जगह लिख दोगे 10⁻², इसका स्क्वायर, तो 4000/10,000 आया। इसको करोगे तो 0.4 आ जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। अगर ये न्यूमेरिकल्स में जो यूनिट कन्वर्जन में आपको दिक्कत आती है, तो बेसिक तो सबको याद रहता ही होगा, मीटर सेंटीमीटर इन सब का, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अगर 200 किलो पास्कल का प्रेशर है, वो कितने मीटर ऑफ हेड ऑफ ए लिक्विड दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड के इक्वल होगा, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.59 है। आपने अगर मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक थ्योरी का लेक्चर बनाया हुआ है, मैंने काफ़ी शॉर्ट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं उसमें, आपने अगर वो देखा हो तो आपको पता होगा कि P है, प्रेशर को हम H की फॉर्म में भी लिख देते हैं और P की फॉर्म में भी लिख देते हैं। H की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि 10 मीटर हेड ऑफ वाटर, मतलब 10 मीटर वाटर का हेड है, उसके नीचे ये 10 मीटर हेड है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसके इक्विवेलेंट प्रेशर है। अब इसको मुझे ऐसा यूनिट में अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उस तरीके से कैलकुलेट करना हुआ तो मैं इसको W से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा इस फॉर्म में प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसे हम प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं हेड की फॉर्म में, हेड से प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल की फॉर्म में। काफी बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो अलग अलग लिक्विड है, एक लिक्विड है जिसका 10 मीटर हेड ऑफ है, जैसे 10 मीटर हेड ऑफ वाटर है, एक x मीटर हेड ऑफ कोई ऑयल है जिसकी आपको मास डेंसिटी दे देंगे, उसमें किसके इक्वल होगा, तो x मीटर इंटू फिर हम आप इक्वेट कर दोगे W वाटर इंटू एच ऑफ वाटर इज इक्वल टू W जो लिक्विड है दूसरा वो इंटू एच ऑफ दूसरा जो लिक्विड है वो। तो इस तरीके से भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस पे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको स्किप करने हैं, क्योंकि आप देखो इसमें यहाँ पे ऑप्शंस इतने नजदीक दिए हैं और जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो काफी कैलकुलेटिव है। जैसे 200 किलो पास्कल है, पास्कल ऐसा यूनिट होती है, तो मैं पास्कल में कन्वर्ट कर देती हूँ इसको किलो पास्कल से। ये P इक्वल होगा W होगा 1.59 इंटू 9810। ये वाटर का स्पेसिफिक वेट है, वाटर की मास डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको अगर हम G से मल्टीप्लाई कर दें 9.8 से तो हमारे पास वाटर का स्पेसिफिक वेट आ जाता है, ये होता है 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब, जिसको हम ज़्यादा एक्यूरेसी से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 9.81 भी लेते हैं हम G को। अब इसको सोल्व करना है आपको, इंटू ये आ जाएगा HW, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो C सिंबल ले लेते हैं इसके लिए HC। तो अब HC निकालने के लिए आपको डिवाइड करना है 200 इंटू 10⁻³ को 1.959 इंटू 9810। तो ये कोई इजी नहीं है कैलकुलेट करना, ये इजी हो सकता था अगर ये ऑप्शंस दूर दूर हुए होते, अगर 20 40 50 इस तरीके से ऑप्शंस होते तो फिर हम वैल्यूज हैं वो आसपास कैलकुलेट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेशन से, बट वो अब पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उनको कितना क्विकली आप कर पाते हो, डिसीजन ले पाते हो, वो बेस्ट रहता है। अभी अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कोई वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया है जिसकी वर्टेक्स है वो डाउनवर्ड है, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स डाउनवर्ड है, वर्टेक्स अपवर्ड हो तो फिर इस तरीके से होता है। बेस है वो फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है, मतलब ये फ्री सरफेस है, बेस यहीं पर है। तो पूछा है सेंटर ऑफ प्रेशर कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो ये फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का। आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट जो जी से पास हो रही है और फ्री वाटर सरफेस के पैरेलल है। तो जी से पास होती हुई इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है bs³/36। ट्राइंगल का, सर्कल का और रेक्टेंगल का, ये तीन ही है जो कि आपको यूज होते हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। तो आई जी की वैल्यू रख देंगे
ए है इसका एरिया हो जाएगा BH/2, एच बार है इसका सेंट्रोइड की डिस्टेंस है फ्री वाटर सरफेस से, तो सेंट्रोइड यहाँ पे है तो इधर से तो h/3 डिस्टेंस पे होता है, तो एच बार की वैल्यू होगी h/3। आप ये वैल्यूज रख के इसको कैलकुलेट करोगे एचपी को तो h/2 आ जाएगा, 80 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिए है कि एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, तो सबसे पहले तो काम की इंफॉर्मेशन है ये वर्टिकल, हो सकता है ये प्लेट इंक्लाइंड भी हो सकती थी, हो सकता है ये प्लेट कुछ इस तरीके से होती। तो ये क्वेश्चन देख के आपको पहचानना है कि ये वर्टिकल है कि इंक्लाइंड है। यहाँ पर तो दे दिया है इन्होंने कि वर्टिकल है, काफी बार इंक्लाइंड होती है और बताते नहीं है क्वेश्चन में कि इंक्लाइंड है, फिर आपको खुद से चेक करना होता है, बट वो आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया ये 1.5 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस है ये है 6.0 मीटर। तो सबसे पहले तो आप एच बार कैलकुलेट करोगे, इसका सेंटर होगा इसके बीच में, ये टोटल डिस्टेंस है ये 4.5 मीटर। इसके मिड में सेंटर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ये CG है तो ये हो जाएगी इसका हाफ, तो 4.2 का हाफ आ जाएगा 2.25। तो एच बार होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी फ्री वाटर सरफेस से डिस्टेंस, तो 2.25 तो ये है, 1.5 हम ये ऐड करेंगे तो एच बार इक्वल आ जाएगा 2.25 प्लस 1.5 के, तो ये आ गया 3.75। अब आप एच पी निकाल सकते हो, IG अपॉन AH बार प्लस एच बार। IG होता है BD³ अपॉन 12, D है इसके परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन होती है, ध्यान रहे ये वाली डायमेंशन होती है, ये D होती है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है और फ्री वाटर सरफेस के पैरेलल है। ये फ्री वाटर सरफेस है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इससे पास होती हुई इसके पैरेलल एक्सिस ये हो जाएगी। ये अगर एक्सिस हुई तो ये वाली डायमेंशन तो D होगी और ये वाली डायमेंशन है B हो जाएगी। क्वेश्चन में हमें B दिया नहीं है बट हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये कैंसिल हो जाएगा। IG होगा BD³ अपॉन 12 डिवाइडेड बाई BD एरिया हो गया, एच बार की जगह आप वैल्यू रख दोगे 3.75 प्लस 3.75, इसको सोल्व करोगे बी से बी कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर अपॉन 3.75 इंटू 12 प्लस 3.75। डी आपको पता ही है ये 4.5 है ये वाली डायमेंशन डी, इसकी जो डेप्थ है, तो आप इनकी वैल्यूज रखोगे सबकी तो 4.2 आ जाएगा आंसर, ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, 80 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बायोन्सी का, जो कि 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर डीप है और 2 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये जो प्लेन है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन है वो तो 1 मीटर है, ये वाली डायमेंशन हमें दिख रही है ये 2 मीटर है, ये डेप्थ है 1 मीटर। ये इस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि 0.5 मीटर तो पानी में डूबा हुआ है और 0.5 मीटर है वो बाहर है। अब ये अपनी जगह पे स्टेबल है, ये नीचे भी नहीं जा रहा है ऊपर भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। कोई भी बॉडी कहीं पर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है तो उस पर एक्ट कर रहे हुए सारे फोर्सेज हैं वो जीरो होते हैं। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, इस पे इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड जो कि होता है बायोन्सी, तो ये दोनों इक्वल है। वेट हमें निकालना है तो हम इसको W ही लिख देते हैं, ये इक्वल आ जाएगा बायोन्सी फोर्स के। बायोन्सी फोर्स होगा इतना जो वॉल्यूम है इस ब्लॉक का, दिस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, क्योंकि बायोन्सी फोर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि एक तो अपवर्ड फोर्स होता है और ये इक्वल होता है जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया किसी बॉडी ने
उसके वेट के इक्वल होता है। यहाँ वाटर सरफेस है, तो इतना ही पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, तो इतना ही वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया यहाँ से। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 मीटर इंटू 1 मीटर जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन है, इंटू 0.5 मीटर। ये तो आ गया वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो कि होता है 9810। अब यहाँ पर ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो आप इसको 10,000 भी लिख सकते हो। ये आएगा न्यूटन में। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 10,000 आ जाएगा। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए है कि एक ओपन क्यूबिकल टैंक है, क्यूब की शेप का टैंक है कोई, उसमें वाटर फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे करेक्शन करना है, ये रोटेटेड नहीं है, मूव्ड है। बेसिकली गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है, बट इसमें मिस्टेक है, हम रोटेट नहीं करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। इसको एक एक्सलेशन से हम इसको मूव करवा रहे हैं, तो क्या होता है, हाफ ऑफ वाटर है वो स्पिल आउट हो जाता है। तो एक्सलेशन है वो किसके इक्वल होगा? जैसे कि ये कोई टैंक है, अगर ये पूरा फिल किया हुआ है, मान लिया कि ऐसे है। अब अगर हम इसको इधर एक्सलेशन देखें तो सेम वैसा ही होगा जैसे कि आप बस में बैठे हुए हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट बस में रखा है और बस एकदम से चलती है, तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो बस रुकी हुई है, एकदम से हम उसको एक्सलरेट करेंगे तो पीछे चला जाएगा खिसक के। तो सेम ये चीज यहाँ पे जो पानी है इसके साथ भी होगा। यहाँ से वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, इधर से वाटर लेवल राइज होना चाहेगा। अगर ये पूरा फिल किया हुआ है तो वाटर स्पिल कर जाएगा। अब इसका जो वाटर लेवल है ये चेंज होता है, जैसे कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर कुछ टाइम बाद स्टेबल हो जाता है ये। और फाइनल इसका स्लोप जो होगा वो डिपेंड करेगा ये टेन थीटा की एक्सेलरेशन क्या है। बेसिकली टेन थीटा इक्वल होता है ए अपॉन जी के। ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है जो हम इसको दे रहे हैं, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब क्वेश्चन में हमसे दिया है कि टैंक पूरा फिल था और उसके बाद हाफ ऑफ द वाटर स्पिल आउट हो गया। अब जैसे कि ये कोई टैंक है, इसमें ये वाला अगर लेवल होगा इंक्लाइंट वाला, तो अब क्या होगा, ये पूरा था फिल किया हुआ, तो ये वाला वाटर तो स्पिल आउट किया है और ये अंदर रिमेनिंग है। अंदर जो रुका हुआ है वाटर वो ज्यादा है जो स्पिल आउट हुआ उससे। ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्पिल आउट वाला और अंदर जो पानी है वो इक्वल हो। वो कब होगा? जब ये वाली लाइन हो जाए फ्री वाटर सरफेस की। अगर फ्री वाटर सरफेस की ये वाली लाइन है, मतलब इतना वाटर तो स्पिल आउट हो गया, और ये वाला वाटर है ये टैंक के अंदर बचा हुआ है, तो आधा आधा हो गया है। तो क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, हाफ ऑफ द वाटर इज स्पिल आउट, इससे हमें आइडिया लग गया कि फ्री वाटर सरफेस है वो ऐसी होगी। अब अगर ये क्यूबिकल टैंक है तो ये भी 2 मीटर होगा। थोड़ा दिखने में ये क्यूबिकल नहीं लग रहा है, बट हमें दिया है 2 मीटर है, तो हम इसको 2 मीटर ले लेते हैं। तो अब ये वाला थीटा क्या होगा? टेन थीटा इक्वल होगा 2 मीटर बाई 2 मीटर 1। तो टेन थीटा 1 के इक्वल है, तो ए अपॉन जी, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? जी के इक्वल आ जाएगा, और आंसर डी हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल ओपन टैंक है जो टॉपर से ओपन है। इसको हम रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस स्पीड से कि हाफ ऑफ द लिक्विड स्पिल आउट। तो सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगी प्रेशर की? बेसिकली जैसे ये एक टैंक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही, अगर इस पिछले में हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहे थे पिछले क्वेश्चन में, और इसको हम रोटेट करवा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, इसको घुमा रहे हैं गोल गोल। तो जैसे कि ये टैंक है, तो इनिशियली क्या होगा, कुछ वाटर स्पिल होगा, फ्री वाटर सरफेस कुछ ऐसी बनेगी। फिर अगर एक्सलेशन ज्यादा है तो कुछ टाइम बाद फ्री वाटर सरफेस है वो ऐसे बनेगी। या मैं ऐसे कहूँ कि ये सिलेंडर है, इसके अंदर ऐसा कोई पैराबोलॉइड बनता है जो कि आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो आप एक बकेट लीजिए और उसको घुमा के देखिए गोल गोल। आपको दिखेगा कि सेंटर में तो पानी नीचे चला जाएगा, और जो आउटर साइड है, बाउंड्री है, उस पे पानी ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसा एक पैराबोलॉइड बनता है। अब ये एक रिलेशन आपको याद रखना है कि ये वाला जो वॉल्यूम है इसका हाफ होगा इस वाले केस में वॉल्यूम। अभी वाटर कहाँ कहाँ पर है? यहाँ यहाँ पर बीच में जो दिख रहा है वो खाली है, ये रहा वहां पर।
तो ये वाला जो पूरा सिलेंडर भरा हुआ था और पूरे में पैराबोलॉइड इस तरीके से बना हुआ है कि ये जस्ट इसको टच कर रहा है बॉटम पे। तो इस केस में ये अगर वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम V/2 होगा। अब हाफ ऑफ द लिक्विड स्पिल्स आउट, मतलब ये वाला केस बन रहा है। अगर हाफ से कम वाटर स्पिल हुआ होता तो उस केस में कैसा बनता डायग्राम हमारा, कुछ ऐसा बनता। अब फ्री वाटर सरफेस पे हमेशा प्रेशर 0 होता है, क्योंकि उस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, हम उसको 0 मान के चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये पैराबोलॉइड बॉटम को जस्ट टच कर रहा है। तो ये बॉटम है का ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा यहाँ पर फ्री वाटर सरफेस पे लोकेटेड। बॉटम के सेंटर में ये वाला पॉइंट है, ये अब आ रहा है हमारी इस वाली सरफेस के ऊपर जो कि है फ्री वाटर सरफेस। तो इस पर जो भी पॉइंट्स होंगे सब पे प्रेशर है वो 0 होगा। तो इस पर भी प्रेशर 0 होगा, ये होगा आंसर। लेकिन 0 कब हुआ, तब हाफ ऑफ वाटर स्पिल आउट हो गया इसलिए। अगर हाफ नहीं होता, उससे कम होता, तो उस केस में ऐसा केस बनता। अगर हाफ से ज्यादा हो जाता तो क्या होता, तो फिर ऐसा बनता कि नीचे एक पॉइंट पे ये टच करने के बजाय काफी सारा पोर्शन ऐसा आ रहा है और फिर ये पैराबोलॉइड इस तरीके से ऊपर जा रहा है कि यहाँ पर काफी सारा पोर्शन ऐसा होता जो कि एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड होता। तो यहाँ पर ये इतने सारे एरिया में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं सब पे प्रेशर है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि कोई 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो हो रहा है एक एयरफॉइल के अराउंड। स्ट्रीम लाइन्स है वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट है एक जगह तो, और दूसरी जगह है वो 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दो कोई स्ट्रीम लाइन्स है उनके बीच का डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस पर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रीम लाइन है, इसके साई की कुछ वैल्यू होगी, इसके साई की कुछ वैल्यू होगी। तो ये साई 1 है, ये साई 2 है, इन दोनों का डिफरेंस है वो इक्वल होता है इसके बीच के डिस्चार्ज के, जो इन दोनों के बीच से पास हो रहा है। अब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये स्ट्रीम लाइन्स पास आ रही है या दूर जा रही है। अब कांस्टेंट कैसे रहेगा, अगर स्ट्रीम लाइन्स पास आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, दूर जा रही है तो वेलोसिटी घटेगी। क्यों वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि डिस्चार्ज को सेम रखना है हमें। तो अब जो स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर डायमेंशन को अगर मैं 1 मीटर लूं और ये यहाँ पर स्ट्रीम लाइन्स के बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा हो जाएगा, ये 1 मीटर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 1 मीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। दिस इंटू वेलोसिटी जो कि दी गई है 30, दिस शुड बी इक्वल टू सेकंड वाला केस जहां पर ये नजदीक आ गई है और 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है स्ट्रीम लाइन्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर इंटू 1.5 इंटू 100 इंटू वी। हमने जस्ट Q1 इज इक्वल टू Q2 किया है, क्योंकि हमें दे दिया एक तो इनकम्प्रेसिबल है तो ये वाली कंडीशन अप्लीकेबल होगी, दो स्ट्रीम लाइन्स के बीच का डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, तो इसलिए Q1 Q2 के इक्वल हो गया। ये एरिया आ गया, इसको V से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर जो Q था वो मिल गया हमें, वो इक्वल होगा यहाँ पर जो Q है उसके। तो इससे आप निकालोगे तो 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके हाफ पोर्शन में तो वेलोसिटी 0 है और हाफ में यूनिफॉर्म है, ऐसा केस बन रहा है। इस a/2 पूरे इसमें तो 0 है और जो ऊपर वाला a/2 है उसमें वेलोसिटी है वो v है। हमसे पूछा है कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होगा, ये होता है फॉर्मूला मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। कैसे याद रखोगे, मोमेंटम होता है mv, m होगा रो ए वी इंटू वी, तो v का तो स्क्वायर आएगा इंटू ए आएगा, तो नीचे तो v एवरेज का स्क्वायर अपॉन ए आ गया। क्योंकि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, ये रेशियो होता है जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसके बेसिस पे हमने जो मोमेंटम निकाला डिवाइडेड बाय जो एवरेज वेलोसिटी है उसके बेसिस पे जो मोमेंटम आता है, इन दोनों का रेशियो। तो नीचे तो v एवरेज का स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा। ऊपर वाले में क्या होगा कि एक्चुअल वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम रहे, ऐसे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आपने लेमिनार फ्लो पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कैसे वेरी करती है, उसमें वेलोसिटी सेंटर पे मैक्सिमम होती है, सरफेस पे 0 होती है। तो हर एक पॉइंट पे हर एक डेप्थ पे वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो वो उसको एक्चुअल वेलोसिटी वी एसी से रिप्रेजेंट किया मैंने।
अब वो वेरिएबल है तो हम इसको डीए से मल्टीप्लाई डीए करके इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यही अगर काइनेटिक करेक्शन फैक्टर हुआ तो वी एस की जगह वी स्क्वायर की जगह वी क्यूब हो जाएगा, दोनों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब सबसे पहले तो हमें वी एवरेज चाहिए। वी एवरेज क्या होगा? जो डिस्चार्ज हो रहा है क्रॉस सेक्शन से वो डिवाइडेड बाय एरिया। अब इस वाले क्रॉस सेक्शन हाफ वाले से तो कोई डिस्चार्ज हो नहीं रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज होता है क्यू इक्वल होता है वी इंटू ए। यहाँ पर वी जीरो है तो डिस्चार्ज भी जीरो हो गया। ऊपर के हाफ पोर्शन से कितना डिस्चार्ज हो रहा है? वेलोसिटी v है, इसको हमने a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो ये वेलोसिटी अगर v है, ये वाली वेलोसिटी, तो v एवरेज आ जाएगा v/2। अब यहाँ पर वैल्यूज रखनी है। अब पूरे में तो हम एक साथ नहीं निकाल सकते क्योंकि v एक्चुअल है वो वेरी कर रहा है, बट हमें इतना पता है कि इस वाले पोर्शन में v एक्चुअल और इस वाले में v एक्चुअल, ये इस पूरे पोर्शन में नीचे वाला हाफ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें वेलोसिटी सेम है, ऊपर की हाफ में वेलोसिटी सेम है। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में कर लिया ब्रेक, 0 से लेके a/2 तक और फिर a/2 से लेके a तक। तो 0 से a/2 में मेरा VAC 0 ही हो गया, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 आ गई नीचे वाले हाफ पोर्शन में। ऊपर वाले हाफ पोर्शन में किया, अब V है, ये कांस्टेंट है मेरा। यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में वेलोसिटी V है, तो V एक्चुअल जो है, VAC लिख देती हूँ इसको भी, कंफ्यूजन ना हो। VAC है V एक्चुअल वाला। तो इस पूरे पोर्शन में V एक्चुअल है वो सेम है पूरे थ्रू आउट, ऊपर की हाफ पोर्शन में। तो मैं इसको अब बाहर ले सकती हूँ इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये अब वेरिएबल नहीं है। अंदर आ जाएगा डीए, डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो ए आएगा, लिमिट्स हम लगाएंगे a/2 से लेके a तक की, तो ये आ जाएगा a/2 इंटू वी स्क्वायर। वी एवरेज हमारा v/2 के इक्वल है, इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है, बट इसमें बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। 2-4 कॉमन क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हो जाएगा इजीली। या तो इसमें हो सकता है कि आपको फंक्शन दे दे v का, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दो, या फिर जैसे यहाँ पर था, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि अगर शाई का फंक्शन ये है तो कोई पॉइंट है 1 1, वहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक तो जब फाई दिया हो तो स्टूडेंट्स को इजी रहता है कि हर जगह माइनस माइनस लगा दिया, u इक्वल हो गया माइनस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स के, v हो गया माइनस डेल फाइव अपॉन डेल वाई के। अब इस वाले में एक में माइनस आता है, एक में नहीं आता है, और काफी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप बेसिक शाई की डेफिनेशन होती है उससे याद रखें। शाई की डेफिनेशन ये है कि अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इससे 90 डिग्री की वेलोसिटी मिलेगी। मतलब इस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो इधर की वेलोसिटी मिलेगी। ध्यान रहे कि ये डायरेक्शन ऐसे ही जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो इससे 90 डिग्री पे मुझे इधर की वेलोसिटी मिलती है। u होती है मेरी पॉजिटिव x डायरेक्शन की वेलोसिटी। इधर की वेलोसिटी अगर ये है, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पॉजिटिव x डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी। इसलिए v तो डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि इससे 90 डिग्री पे पॉजिटिव y डायरेक्शन की ही वेलोसिटी हमें सीधा मिल रही है। बट जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर की वेलोसिटी मिल रही है नेगेटिव x डायरेक्शन की, हमें चाहिए पॉजिटिव x डायरेक्शन की, इसलिए हम इसको माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर। अब ये अगर आपको पता है तो बहुत ही ईजी है। अब तो v इक्वल हो जाएगा 2x के और u इक्वल हो जाएगा माइनस के 2y के। x की वैल्यू 1 है, y की 1 है, 1 1 है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2। मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वेक्टर्स तो उनका मैग्नीट्यूड होता है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा कैपिटल V है, तो ये 8 का रूट 2√2 आ जाएगा, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए है कि फ्लूइड का जेट है वो डिस्चार्ज कर रहा है 4 सेंटीमीटर डाया के ओरिफिस से। अगर इसका डाया है 3 सेंटीमीटर है बिना कॉन्ट्रैक्टा पे, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? एक तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता ही होगा,
इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पिक किए हैं इंटेंसली कि एक क्वेश्चन में आपके 2-3 कंसेप्ट कवर हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि आपको ये पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे होता है। बेसिकली सी डी रिप्रेजेंट करता है क्यू को, और क्यू होता है ए इंटू वी। ए को जो रिप्रेजेंट करता है वो फैक्टर होता है सी सी। वी को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है सी वी, जो वेलोसिटी में वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। और सी सी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो एरिया में जो वेरिएशंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सी डी इक्वल हो गया सी सी इंटू सी वी के। हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो सी डी इक्वल आ जाएगा सी सी इंटू सी वी के। अब सी वी तो हमें दे दिया 0.98, सी सी नहीं दिया है, बट सी सी की जगह ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। वीना कॉन्ट्रैक्टर पे 3 सेंटीमीटर है डाया, और ओरिफिस का एक्चुअल डाया 4 सेंटीमीटर। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि ये कोई ओरिफिस है, स्मॉल ओपनिंग होती है ओरिफिस, फॉर एग्जांपल ये टैंक के अंदर लगा हुआ है। अब जब स्ट्रीम लाइन्स इधर से आती हैं तो ये कन्वर्ज होती हैं, ऐसे कन्वर्ज होंगी बाहर निकलने के लिए इस ओरिफिस में से। अब कन्वर्ज होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि ओरिफिस के बाद एकदम से एक्सपैंड कर जाए। कन्वर्ज होते होते एक जगह ऐसा होता है कि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ओरिफिस के क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी कम है, और उसके बाद ये डाइवर्ज होने लगते हैं ऐसे। तो ये वाला पोर्शन जहां पर इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम है, इसको बोला जाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा। और सीसी होता है एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस। अब एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होगा, π/4 इंटू 3 का स्क्वायर। एरिया ऑफ ओरिफिस क्या होगा, π/4 इंटू 4 का स्क्वायर। 3/4 हो गया, आ गया 0.75, तो इसका स्क्वायर। तो सी डी अब आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.98। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि सीवी होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और ये रेशियो होता है वी थियोरेटिकल अपॉन वी एक्चुअल का। अब पिछले क्वेश्चन में हमने ये भी देखा कि कैसे स्ट्रीमलाइंस हैं वो कन्वर्ज होती हैं, और एक पॉइंट पे मिनिमम होने के बाद वो फिर डाइवर्ज होना स्टार्ट करती हैं। अब वेंचुरीमीटर की शेप हम कुछ ऐसे रखते हैं कि इसमें वीना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ पर बनता है, तो यहाँ का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है यही वीना कॉन्ट्रैक्टा के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इक्वल होगा। तो हमारा सी सी है वो 1 हो जाता है, क्योंकि सी सी रेशियो था ए सी अपॉन ए का। अब ये वाला एरिया है इसी के इक्वल वीना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है, तो सी सी 1 हो जाएगा। और सी डी इक्वल होता है सी सी इंटू सी वी के। तो सी सी अगर हो गया 1 तो सी डी इक्वल हो जाएगा सी वी के, और आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी 2 मीटर पर सेकंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9 लिक्विड की, डायनेमिक विस्कोसिटी 0.8 पॉइज है, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू। रो हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है तो 0.9 इंटू रो ऑफ वाटर। वाटर के रो की वैल्यू 1000 होती है, तो ये आ गया 900। वी दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान रहे यहाँ पे हमें रेडियस दी है, और हमें चाहिए होता है ये डी डाया, तो डी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर। म्यू दिया है 0.8 पॉइस। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा हो तो आपको पता होगा कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब आप आर ही कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 1000, तो मैं इसको 900 लिख देती हूँ डायरेक्टली, इंटू 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.08। इसको आप सोल्व करोगे तो 675 डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि अगर कहीं हार्डलिक जंप अकर हो रहा है उसके लिए कंजुगेट डेप्थ है 0.5 मीटर और 2.5 मीटर, तो एनर्जी लॉस क्या होगा। हार्डलिक जंप के केस में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी होंगी। याद रखने के लिए एक हिंट भी आप इस तरीके से लिखिए 1 2 3 4। तो यहाँ आ जाएगा y, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, y2 आ गया,
अब क्यूब है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ऊपर अब y रेज़ टू पावर 3 आ गया है, ऊपर की यूनिट मीटर क्यूब में आ रही है, जबकि एनर्जी की यूनिट तो मीटर में होगी, तो हम नीचे y1 y2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसकी यूनिट है वो मीटर में आ जाएगी। अब डेल्टा ई निकालना है हमें, तो वैल्यूज रखेंगे 2.5 माइनस 0.5 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 4 2.5 इंटू 0.5 इजी सी कैलकुलेशन है, ऊपर 2 आ गया, नीचे आ गया 4 इंटू 0.5, इनको करेंगे तो 2 आ जाएगा एक, 4 मल्टीप्लाई में आ गया 2.5, ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर आया 40, 40 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो 1.6 आ जाएगा। बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें दिया है कि कहीं टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, तो पाइप की सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो ये वाला क्वेश्चन है लेमिनार फ्लो के लिए भी पूछा जाता है, और लेमिनार फ्लो के लिए ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेयरली कोई क्वेश्चन आता है इस पे। और ये रिलेशन होता है टर्बुलेंट फ्लो में, एवरेज वेलोसिटी यू बार है, यू एक्चुअल वेलोसिटी है वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस यहाँ पर हम पाइप की सरफेस से ले रहे हैं, जैसे ये पाइप है तो यहाँ से ये वाई डिस्टेंस पे वेलोसिटी यू होगी, यू स्टार है, ये सीयर वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट रहेगी, आर है ये इसकी रेडियस है पाइप की। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आप इसको कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक तो हमें पता चल गया कि यू है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ई रेज टू पावर लेना पड़ेगा लॉग को हटाने के लिए, या 10 रेज टू पावर लेना पड़ेगा, 10 बेस है तो वो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते कैलकुलेटर के बिना। अब ये याद रखना है, मैंने आपको इसलिए ये फॉर्मूला बताया है क्योंकि काफी बार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक स्फेयर है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, वो कैस्टर ऑयल में फॉल कर रहा है जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 स्टोक्स है, टर्मिनल वेलोसिटी अगर 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड हुई तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इक्वल होता है 24 अपॉन आर ई के, और आर ई का तो आपको पता ही है रेनॉल्ड्स नंबर है, ये होता है रो वी डी अपॉन म्यू। यहाँ पे हम म्यू अपॉन रो को अगर न्यू लिख दें तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके आ जाता है वी डी अपॉन न्यू। म्यू यहाँ पर है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू होती है डायनेमिक विस्कोसिटी। अब सारे सीजीएस में दिए हम तो सीजीएस में रख देंगे, बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर, आइलर्स नंबर, ये सारे नंबर से फोर्सेस का रेशियो होता है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो आपको सारी यूनिट या तो एसआई में रखो या सीजीएस में रखो। आर ई की वैल्यू आ जाएगी वी 1.5, 1 सेंटीमीटर दिया डायमीटर, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, काफी बार रेडियस दे दी जाती है, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते और डायमीटर समझ के कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू आर ई आ जाएगा ये वी 1.5 इंटू डी। ध्यान रहे कि ये डायमीटर ही दिया है, काफी बार रेडियस भी दी जाती है, तो ये केयरफुल रहना है यहाँ पर। तो डाया हो गया 1 डिवाइडेड बाई न्यू, न्यू की वैल्यू 10 स्टोक्स, तो ये आ गई 0.15। अब सी डी कैलकुलेट करोगे आप इससे 24 अपॉन आर ई, तो 24 अपॉन 0.15, और इसको सोल्व करोगे आप तो 160 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक कोई पॉइंट है जिस पर टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस की वैल्यू वॉल शियर स्ट्रेस की 1/3 है, तो वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा बाउंड्री से। बेसिकली ये कोई पाइप है जिसमें टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, अब अगर हम यहाँ से डिस्टेंसेस लेते हैं तो हम उसको वाई की फॉर्म में डिनोट करते हैं, यहाँ से लेते हैं तो आर की फॉर्म में करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है वाई डिस्टेंस पे है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस है वो आर है, तो आपने पढ़ाई होगा कि हर लेमिनार हो या टर्बुलेंट फ्लो हो, वॉल पे जो शियर स्ट्रेस होता है बाउंड्री सरफेस पे वो मैक्सिमम होता है,
और यहाँ पर टर्बुलेंट के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि r डिस्टेंस पे शियर स्ट्रेस है वो टो होगा, तो टो अपॉन r इक्वल होगा टो जीरो है शियर स्ट्रेस एट बाउंड्री और r है ये रेडियस, तो टो अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू टो जीरो अपॉन कैपिटल R। सिंपल है फॉर्मूला। अब हमें दिया है किसी पॉइंट पे y पे टो है वो इक्वल है टो जीरो बाई थ्री के, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे टो जीरो बाई थ्री इंटू आर इज इक्वल टू टो जीरो अपॉन आर, कैपिटल आर है यहाँ पर। तो हम आर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वाई निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इस डायग्राम से पता है ये कि आर प्लस वाई है, ये इक्वल होगा ये रेडियस के। 1/3r इज इक्वल टू 1/r, यहाँ से मेरा स्मॉल आर आ गया कैपिटल R/3 और r प्लस वाई इज इक्वल टू आर होता है, तो y आ जाएगा r माइनस स्मॉल r, मतलब r माइनस R/3 2r/3। बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है, डिस्टेंस किससे पूछी है वो ध्यान रखना है। अगर सेंटर से पूछी होती तो r/3 होती, अभी हमसे बाउंड्री सरफेस से पूछी है तो 2r/3 होगी, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि कहीं पर फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो 0.4 है, डाया है पाइप का वो 8 सेंटीमीटर है, तो फ्लो है वो लेमिनार ही रहे और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या पॉसिबल है। जैसे जैसे हम वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाएंगे आर ई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आर ई इक्वल होता है वी डी अपॉन न्यू के, न्यू यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। अब मैक्स टू मैक्स आर ई की वेलोसिटी हो सकती है 2000, तो आर ई की वेलोसिटी 2000 हुई तो वेलोसिटी क्या होगी v इंटू डी 8 डिवाइडेड बाई 0.4, तो यहाँ से v आ जाएगा 2000 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 8, पॉइंट से कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स और ये आ गया 100 आया है सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 1, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि एक वॉल्व है उसको सडनली क्लोज किया गया है, तो उस केस में इनर्शिया हेड क्या होगा। वॉल को क्लोज करने के केस में जो इनर्शिया हेड है उसके दो फॉर्मूले हैं, अगर ग्रेजुअल क्लोजर है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, सडन क्लोजर है तो ये लगाओगे। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन में दे दिया है कि सडन क्लोजर है, कहीं कहीं भी ऐसा भी होता है कि दिया नहीं जाता है क्वेश्चन में। अगर टी है वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हम वॉल को क्लोज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 12/c से अगर कम है तो इसको हम बोलेंगे सडन क्लोजर, और अगर ग्रेटर है तो हो जाएगा ग्रेजुअल क्लोजर। अब ये याद कैसे रखें, आप याद इसको ऐसे रखोगे कि ये कोई पाइप है एल लेंथ की, सी यहाँ पर प्रेशर वेव की वेलोसिटी है, तो प्रेशर वेव है उसको यहाँ से जाके यहाँ टकरा के वापस यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लगता है उससे कम अगर टाइम ऑफ क्लोजर है तो इंस्टेंट क्लोजर होगा। अब सी वेलोसिटी से यहाँ से जाके यहाँ टकरा के वापस आने में डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी 12 और वेलोसिटी है सी, तो 12/c हो गया टाइम। इससे कम अगर टाइम है तो सडन क्लोजर हो जाएगा। अब सडन क्लोजर दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो P अपॉन रो जी इज इक्वल टू आ जाएगा V 1 इंटू 981 अपॉन जी की वैल्यू होती है 9.81, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक पाइप है जिसकी लेंथ है 1 किलोमीटर, इसका डाया है 20 सेंटीमीटर, इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी पाइप है जिसका डाया 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। अब कंडीशन क्या होती है इक्विवेलेंट जो होता है पाइप सिस्टम उसकी, कि क्यू दोनों का सेम होगा और हेड लॉस सेम होगा, ये कंडीशन है इक्विवेलेंट पाइप सिस्टम के लिए। अब एच एफ आपको पता है होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, वी को मैं क्यू अपॉन ऐसे रिप्लेस कर सकती हूँ, क्यू की फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ मैं वी को, क्योंकि डिस्चार्ज सेम है तो वो फिर दोनों में कैंसिल हो जाएगी टर्म। 2 GD π/4 डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू डी, तो इसमें बाकी सारी तो टर्म है वो कांस्टेंट आएंगी। यहाँ पर हम एक और अजम्पशन लेते हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू सेम है, काफी बार तो क्वेश्चन में दे भी दिया जाता है, अगर नहीं भी दिया है तो आप दोनों को सेम अज्यूम करोगे। तो अब एक तो आ जाएगा कांस्टेंट, उसके अलावा वेरिएबल क्या क्या है L1 अपॉन डी रेज टू पावर 5, HF1 इसके इक्वल आएगा,
क्योंकि 2g कांस्टेंट है, पाई/4 का स्क्वायर करेंगे वो भी एक कांस्टेंट टर्म आएगी, f भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है सिर्फ l और d, तो ये सेम होगा, ये इक्वल होगा दूसरी जो इक्विवेलेंट वाली पाइप है उसके, ये d1 कर दिया, ये d2 रेज़ टू पावर 5। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लें, नहीं तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो, बस ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट पाइप की कंडीशन है ये। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, L की वैल्यू है 1 किलोमीटर, 1 डिवाइडेड बाई 20 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू L2 हमें निकालना है 40 रेज़ टू पावर 5। किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हम हमेशा यूनिट सेम रखते हैं तो यहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर L1 L2 की सेम रखते हो, D1 D2 की सेम रखते हो तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसलिए नहीं रखनी पड़ रही है। आपको अगर ये चीज नहीं भी समझ आ रही है, आप अपना कन्वर्ट करके रख लें, कोई इश्यू नहीं है। L2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 और ये आ जाएगा 32 किलोमीटर, बी ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें दिया है कि दो पाइप सिस्टम है जिनकी लेंथ है सेम है और डायमीटर d और 2d है, इनका इक्विवेलेंट एक पाइप निकालना है जिसकी लेंथ भी सेम होगी, मतलब L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L है, ये हमें दे दिया है। L1 का डाया है D1, L2 का डाया है D2। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हेड लॉस है वो सेम होगा अगर इक्विवेलेंट पाइप की हम बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट पाइप के केस में यहाँ पे अगर हम देखें तो HF1 इक्वल आएगा HF1 प्लस HF2 के। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कनेक्टेड है सीरीज में, और Q आएगा इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, या तो आप उसी तरीके से इनको निकाल सकते हो कि इसमें V को Q की फॉर्म में रखा, फिर Q कैंसिल आउट हो गया, फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। आप ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। L भी सेम है तो L को भी लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, 1 ही लिख देती हूँ मैं ऊपर, d रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/2 d रेज़ टू पावर 5। हमसे पूछा है डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी में रिलेशन, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, 1/d रेज़ टू पावर 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5। 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32, 1/d रेज़ टू पावर 5, ऊपर 32 प्लस 1 33/32 आ गया। अब कैपिटल डी इक्वल आ जाएगा स्मॉल डी, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 32/33 रेज़ टू पावर 1/5। अब पहले तो एक से छोटा नंबर है ये, और इसका फिर रेज़ टू पावर 1/5 करेंगे तो और भी कोई छोटी वैल्यू आएगी, इससे हमें पता चल रहा है कि डी है ये स्मॉल डी से छोटा आएगा, तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि कोई सर्कुलर चैनल सेक्शन है, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा अगर उसका डायमीटर है वो 1.5 मीटर है। सर्कुलर चैनल सेक्शन है, उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो एक वेरिएबल होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ तक भी इसमें हो सकता है, वाटर लेवल यहाँ तक भी हो सकता है, और जैसे मैंने डायग्राम में शो किया यहाँ तक भी हो सकता है। अगर फ्री वाटर सरफेस ये है तो डेप्थ ऑफ फ्लो ये हो जाएगा, इसकी बॉटम से डिस्टेंस हाइट, और स्मॉल डी है इसका डायमीटर, जो सर्कुलर चैनल सेक्शन का डायमीटर है वो। अब डेप्थ ऑफ फ्लो एक वेरिएबल है, डिफरेंट हो सकता है, और v इक्वल होता है चैनल के लिए 1/n r रेज़ टू पावर 2/3 s रेज़ टू पावर 1/2। अब डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी करेगा तो ये r वेरी करेगा, क्योंकि ये होता है a/p, तो a और p है ये चेंज होंगे तो r की वैल्यू चेंज होगी। तो हम डेप्थ ऑफ फ्लो कितना रखें कि वेलोसिटी मैक्सिमम आए, ये एक कंडीशन होती है, जिसके लिए हम इसको इस कैपिटल डी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट करते हैं, और उससे हम रिलेशन निकालते हैं कैपिटल डी और स्मॉल डी में। तो ये तो बैकग्राउंड की थ्योरी थी, आपको जस्ट ये रिजल्ट याद रखना है। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए होता है 0.81 डी, और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कंडीशन होती है 0.95 डी। यहाँ पर जैसे हमने वेलोसिटी का फंक्शन लिखा, ऐसे ही हम डिस्चार्ज का भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू एरिया। तो उसको पूरे को हम डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में और जीरो के इक्वेट करेंगे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग और मैक्सिमम डिस्चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों के ही कॉरस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन है।
क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी की दी है, तो यहाँ पर डी का डायमीटर की वैल्यू रख देंगे हम 0.81 इंटू 1.5, तो 1.215 आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज की पूछी जाती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते और डी वाले जो ऑप्शन है वो आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या कंडीशन होगी। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 0.95 डी होती है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए है कि कोई ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन है जो यहाँ पर दिया गया है ये, तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रॉड नंबर होता है एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी क्यू। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो ट्रायंगुलर सेक्शन हो हर जगह अप्लीकेबल है। और मैं तो ये एडवाइस करूंगी आप इसी को याद रखो, इसी से फिर आप ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर की कंडीशन है वो निकाल सकते हो। टी इसमें टॉप विड्थ होता है, ए है वो जो चैनल सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसको मैं अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वेशन आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके ये स्क्वायर हटा के एफ आर इज इक्वल आ जाएगा वी अपॉन जी ए अपॉन टी का रूट। अब ये दिया है कि ये y है तो ये z है, स्लोप इस तरीके से दिया है कि ये 1 है तो ये z है, सॉरी, तो ये y है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी zy और इधर वाली भी हो जाएगी zy, तो t इक्वल आ गया 2zy के, और एक का एरिया जो है इसका वो आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2zy, हाइट ये है y यहाँ पर दिया गया है, तो एरिया आ जाएगा z, ये 2 है और ये वाला z है, z y स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये t। अब इस दोनों की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे एफ आर के जो इक्वेशन है उसमें, तो v अपॉन जी इंटू जेड वाई का स्क्वायर अपॉन 2zy, इसका पूरे का रूट, z से z कैंसिल हो गया, ये y से कैंसिल होके y की रेज टू पावर 1 हो जाएगा, तो v अपॉन जी वाई अपॉन 2 रेज टू पावर 2, तो ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारा, b हो जाएगा आंसर। और एक आपको ये भी इसमें पता चला होगा, आपने नोट किया तो, कि z है इस पे डिपेंड नहीं करता है, जो स्लोप है साइड का उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, इसकी इक्वेशन है वो ये होती है, ये y पे डिपेंड करेगा सिर्फ। तो चाहे तो आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो कि वो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन और ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के फ्राउड नंबर रिलेशन पूछे हैं कि एफ आर अगर ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन का है तो रेक्टेंगुलर का क्या होगा, तो क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब, ये वाला फॉर्मूला इक्वल होता है एफ आर स्क्वायर को, इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी अपॉन जी ए इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, यहाँ से एफ आर आ जाएगा वी जी ए अपॉन टी का स्क्वायर रूट, ये अभी हम किसके लिए लिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, तो मैं कैपिटल आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ रेक्टेंगुलर सेक्शन का है। अब रेक्टेंगुलर कोई सेक्शन है, ये y होगा डेप्थ ऑफ फ्लो, ये b होगी विड्थ, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ सेम होंगी, अगर ट्रेपेजोइडल होता है तो सेम नहीं होती है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो t इक्वल हो जाएगा b और a इक्वल हो जाएगा b इंटू वाई के, तो एफ आर ये आ जाएगा v अपॉन जी इंटू बी वाई अपॉन बी का रूट, ये आ जाएगा v अपॉन जी वाई का रूट। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो ट्रायंगुलर सेक्शन था उसके लिए फ्रॉड नंबर की वैल्यू थी v अपॉन जी वाई अपॉन 2 का रूट, तो ट्रायंगुलर वाले को अगर हम यहाँ पे √2 से डिवाइड कर देंगे तो रेक्टेंगुलर वाला फ्रॉड नंबर आ जाएगा, तो बी हो जाएगा आंसर। है प्रोफाइल्स जो होती हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में उसके रिगार्डिंग, तो इस पे मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है जिसमें कि सारी प्रोफाइल्स कवर की हैं, बहुत शॉर्ट में और कन्फाइंड है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी अगर वेलोसिटी 2.22 है और y इज इक्वल टू 1 मीटर है। तो ये होता है स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, y की वैल्यू है 1, v की वैल्यू है 2.22 इंटू 2.22 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे 9.8,
अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शन दूर-दूर है, आप इस 9.8 है इसको 10 भी ले सकते हो। तो 9.8 की जगह आप 10 लेके इसको सोल्व करोगे तो ये 1 प्लस 0.246 कुछ आएगा। तो ये 1.246 आ रहा है। और अगर हमने इस 9.8 को 10 लिया है, अगर 10 की जगह हम एग्जैक्टली वैल्यू लेते तो इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आती, तो फिर ए हो जाएगा आंसर। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, तभी एप्लीकेबल होता है तब ऑप्शंस दूर दूर हों। कि कोई स्फेयर है उसके मोशन को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आर है और ये रेजिस्टेंस फंक्शन है डेंसिटी, विस्कोसिटी, रेडियस का, वेलोसिटी का। तो कितने नंबर ऑफ पाई पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इसको फंक्शन एफ को डिफाइन करने के लिए, जो मोशन का जो रेजिस्टेंस है। तो पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पाई पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस फंक्शन एफ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या हो गए, आर है, रो है, ईटा है, आर है, वी है। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर तो वेरिएबल्स हो गए। फंडामेंटल डायमेंशंस कितने हैं, आर है, ये फोर्स है, तो फोर्स होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन में आपका मीटर भी आएगा, सेकंड भी आएगा और केजी भी आ गया। जो एमएलटी स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं, ये मास का होता है, ये लेंथ का होता है और ये टाइम का होता है। तो तीनों ही आ गए हैं। तो फंडामेंटल डायमेंशंस हो गए 3, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है 5। तो ये होता है एन, ये होता है एम। पाई टर्म्स हमें जो रिक्वायर्ड होंगी वो इक्वल होंगी एन माइनस एम के। तो मतलब 5 माइनस 3 2 पाई टर्म्स रिक्वायर्ड होंगी। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए है कि वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्यू डिस्चार्ज का रेशियो क्या होगा अगर जो मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप है वो डायनेमिक सिमिलर है और फ्राउड नंबर मॉडलिंग हो रही है, मतलब फ्राउड नंबर है उसकी वैल्यू सेम है दोनों के लिए। तो ये इक्वेशन होती है फ्राउड नंबर की। अब मैं अगर प्रोटोटाइप के लिए लिखूं तो क्यू पी स्क्वायर टी अपॉन जी ए पी का क्यूब इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर एफ आर पी स्क्वायर हो गया। मॉडल के लिए लिखूंगी तो यह हो गया, ये हो गया, यहाँ भी पी आएगा, टी एम अपॉन जी ए एम का क्यूब। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, टी पी अपॉन टी एम अपॉन ए पी अपॉन ए एम का क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि एफ आर पी और एफ आर एम तो इक्वल है। अब क्यू पी अपॉन क्यू एम को मैं लिख सकती हूँ क्यू आर, डिस्चार्जेस का रेशियो क्यू आर स्क्वायर अपॉन टी आर अपॉन जीसीजी कैंसिल हो गया और ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्यू आर स्क्वायर आ गया, ए आर क्यूब अपॉन टी आर, ए आर है इसको मैं एल स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है। तो एल आर स्क्वायर लिख दियो, ए आर को लिख दिया, ए आर को, और ऊपर क्यूब है अपॉन टी आर को भी एल आर लिख सकती हूँ। तो ये एल आर रेज टू पावर 5 आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर है पहले से, तो क्यू आर इक्वल आ जाएगा एल आर रेज टू पावर 5/2। तो सी होगा यहाँ पर आंसर। ये है पंप का क्वेश्चन और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ये बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं कर पाओगे। 36 रेज टू पावर 0.75 जो भी इस टाइप के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप उनको बहुत कम चांसेज हैं कि सोल्व कर पाओ कैलकुलेटर के बिना। और हो सकता है आप कर भी लो बहुत ज्यादा टाइम लगा के, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होंगे जो इसके चक्कर में आपके छूट जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना है। मैं जस्ट फॉर्मूला है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो एनएस का फॉर्मूला ये होता है पंप के लिए, आपको याद रखना है। क्यों यहाँ पर डिस्चार्ज है, एच है वो हेड है, एन है वो उसकी आरपीएम की जो वेलोसिटी है वो है, एन की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी और हेड की वैल्यू रख दी। तो ये 653.98 आ जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो सबसे नजदीक है ऑप्शन ए। भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, बहुत मुश्किल है इस टाइप के एक्सप्रेशन को बिना कैलकुलेटर के सोल्व करना, वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ।
कि ऑप्शंस कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है ऑप्शंस में। NS है ये इक्वल होगा n√p/(5/4)। NS इक्वल है n√p/(5/4)। अब n की वैल्यू 250 है, p है ये किलोवाट में ही होगा, ध्यान रहे आपको। तो ये p की वैल्यू रख दी, h है जो हेड है वो 25 मीटर है, इसकी वैल्यू रख दी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये NS 200 आएगा, डी हो जाएगा आंसर। ये भी फॉर्मूला काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। इसमें दिया है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है ये करंट मीटर के 50 सेकेंड में 12 थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी थी 0.25। करंट मीटर बेसिकली एक वेलोसिटी मेजर करने की डिवाइस है जिसमें रिवॉल्यूशंस हम काउंट करते हैं एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में, और उसके बेसिस पे उसका कैलिब्रेशन करके कुछ कांस्टेंट निकालते हैं और फिर हम उसका यूज कर सकते हैं कहीं पर भी वेलोसिटी मेजर करने में। तो ये रिलेशन होता है करंट मीटर का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और वेलोसिटी में। वेलोसिटी इक्वल होगी a/n1 + b। n1 यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है पर सेकंड में, तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखोगे, a और b तो कांस्टेंट है। तो एक बार हमने ये वाली वैल्यूज रखी फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली रखी। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप सोल्व कर सकते हो। a की वैल्यू यहाँ पे 21/36 आ जाएगी और b की वैल्यू आ गई है। अब कैलिब्रेशंस कर लिए हमने, a और b पता है, तो किसी भी 50 रिवॉल्यूशंस के किसी भी टाइम ड्यूरेशन के अगर हमें रिवॉल्यूशन पता है तो हम यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे पर सेकंड के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस और उससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो 50 रिवॉल्यूशंस हैं 1 मिनट में, तो 50/60 हो गया 1 सेकंड की रिवॉल्यूशन। a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी और वेलोसिटी आ गई 0.596, सी हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या हो रहा है कि एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड है एक वेंचुरीमीटर से, उससे कुछ डिस्चार्ज पास हो रहा है। कुछ टाइम बाद हमने क्या किया कि डिस्चार्ज को तो सेम रखा बट पाइप को हमने इंक्लाइन कर दिया, तो हमारा वेंचुरीमीटर है उसकी रीडिंग में क्या चेंज आएगा। इस एक्सप्रेशन से हम डिस्चार्ज को डिनोट करते हैं। A1 A2 तो सेम रहेंगे, आपको पता ही है कि वेंचुरीमीटर तो सेम है हमारा, डिस्चार्ज भी सेम है, तो ऑब्वियसली H भी सेम रहेगा क्योंकि H की वैल्यू अगर वेरी करी तो डिस्चार्ज वेरी करेगा और कंडीशन दी है कि डिस्चार्ज सेम है, तो इसलिए H की वैल्यू सेम ही होगी चाहे हम उसको इंक्लाइन पोजीशन पे लगाएं या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगाएं, अगर डिस्चार्ज सेम है तो। काफी बार इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर इंक्लाइंड अपवर्ड है तो उस केस में H की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, बट कंडीशन डिस्चार्ज सेम की है तो कुछ चेंज नहीं होगा H में, तो डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि वाटर है जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 0.01 स्टोक्स, ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है एक पाइप में जिसका डायमीटर है 15 सेंटीमीटर। दूसरा कोई फ्लूइड है जिसकी डायनेमिक विस्कोसिटी है 0.03 स्टोक्स, सेम पाइप में अगर वो फ्लो कर रहा है तो डायनेमिक सिमिलरिटी के लिए वेलोसिटी क्या होगी सेकंड वाले फ्लूइड की। पाइप फ्लो का केस है तो यहाँ पर रेनॉल्ड्स लॉ एप्लीकेबल होगा और डायनेमिक सिमिलरिटी के लिए दोनों में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है वो सेम होगी, तो Re1 विल बी इक्वल टू Re2। फर्स्ट वाले फ्लूइड के लिए रेनॉल्ड्स नंबर होगा V1 d1/ν1, सेकंड का हो जाएगा V2 g2/ν2। d1 d2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। V1 की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, ν1 है 0.01 इज इक्वल टू V2 हमें निकालना है 0.03 स्टोक्स है ν2, तो यहाँ से V2 आ जाएगा 3 × 2 6 मीटर पर सेकंड, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टॉपिक पर लेमिनार फ्लो का जो है ये इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इन सब पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लेमिनार फ्लो हो रहा है, डाया है 20 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, रेडियल डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी क्या होगी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन में v की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर पैराबोलिकली रिड्यूस होते होते बाउंड्री सरफेस पे वॉल पे है वो 0 हो जाती है। तो r की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी r²/4μ - del p/del x। तो इसी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख दिया जाता है कि v = v max 1 -
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब वी मैक्स हमें दिया गया है, मैक्सिमम वेलोसिटी 1 है, आर की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में कि ये डिस्टेंस है, ये एक्सेस से दी है, बाउंड्री सरफेस से दी है। जब एक्सेस से डिस्टेंस दी जाती है तो आर होती है स्मॉल आर, और बाउंड्री सरफेस से दी गई होती है तो फिर वाई की फॉर्म में डिनोट करते हैं उसको। तो रेडियल डिस्टेंस दी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 अपॉन, अब यहाँ पे ये 20 है, ये डायमीटर है, हमें यहाँ पर चाहिए रेडियस, तो ये हो जाएगी 10, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 75 अपॉन 100, मतलब 0.75 आ जाएगा, जी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें दिया है कि एक पेन स्टॉक है जिसकी लेंथ 2000 मीटर है, प्रेशर वेव की वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड है। इंस्टेंटेनियस क्लोजर के लिए जो हैमर वाटर हैमर प्रेशर है वो 60 मीटर है, तो वॉल को अगर 4 सेकंड में क्लोज करेंगे तो वाटर हैमर प्रेशर क्या होगा। पहले भी हमने किया है एक ऐसा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि क्लोजर हो वो इंस्टेंटेनियस है या ग्रेजुअल है। तो सबसे पहले तो हम टी निकालेंगे, हमें पता है टी 2L/c से कम होगा तो इंस्टेंटेनियस होगा, तो 2L/c, तो 2L की वैल्यू है यहाँ पर 2000 अपॉन c की वैल्यू है 1000, तो ये आ गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड या इससे कम में हम क्लोज करेंगे तो क्लोजर है वो इंस्टेंटेनियस होगा, तो वही यहाँ पर है, 4 सेकेंड में हमने क्लोज किया है। और इंस्टेंटेनियस क्लोजर के लिए हेड दिया गया 60 मीटर, तो हेड है वो 60 मीटर हो जाएगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये डाला है यहाँ पर। इसमें दिया है कि एक लिक्विड है, उसका वेट 3000 kg है, वॉल्यूम 4 क्यूबिक मीटर है, तो 0.75 इसका क्या है, कौन सा पैरामीटर है। तो रो होता है 3000 अपॉन, रो हो जाएगा 3000 अपॉन 4 m अपॉन v, तो 750 kg पर मीटर क्यूब इसका रो आ गया। तो मास डेंसिटी तो नहीं है इसकी, इसी को हम स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं। अब इसकी अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो वो होगा रो अपॉन रो डब्ल्यू, उसकी वैल्यू होती है 750, रो डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1000, तो 750 अपॉन 1000 ये आ जाएगा 0.75। मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसकी वैल्यू 0.75 होगी, आंसर यहाँ पर सी होगा। इसका स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी सेम ही होता है, वो होगा W अपॉन वी। अब यहाँ है 3000 इसका मास है, तो 3000 को हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी आया वेट, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अभी जो आया है इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है जिसमें 15 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज पास हो रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो अगर 1.5 मीटर है, बेड स्लोप 1:1440 है, तो अगर बेड स्लोप को हम चेंज करके 1:1000 कर दें तो डिस्चार्ज क्या होगा। तो Q इज इक्वल टू होता है AV, रेक्टेंगुलर चैनल है तो D डेप्थ ऑफ फ्लो है तो BD तो हो जाएगा इसका एरिया, वेलोसिटी होगी 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। अब क्वेश्चन में दिया है कि डेप्थ सेम है, डेप्थ सेम है और रेक्टेंगुलर सेक्शन का बी तो कांस्टेंट रहता ही है, तो ये तो सेम है, आर भी सेम रहेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है तो, क्योंकि ये A/P पे डिपेंड करता है। तो क्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √s के, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू S1 का रूट अपॉन S2 का रूट। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 15, Q2 हमें निकालना है, S1 है 1440 का रूट, S2 है 1 अपॉन 1000 इसका रूट आ गया, यहाँ से Q2 हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 1440 अपॉन 1000 का रूट, इसको करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 144 होता है 12 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का,
तो ये 1.2, 15 इंटू 1.2। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि जब स्टोक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक स्फेयर है 5 mm डायमीटर का, उसको हम फोल्ड करा रहे हैं, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 20 mm पर सेकेंड है, ड्रैग कोफिशिएंट 240 है, स्पेसिफिक ग्रेविटीज का रेशियो 2.85 है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी लिक्विड की स्टोक्स में? तो सी डी होता है 24 अपॉन आर ई। सी डी की वैल्यू दी है 240, तो यहाँ से हम आर ई निकाल लेंगे 240 अपॉन 24 अपॉन 240 1/10। आर ई इक्वल होता है वी डी अपॉन न्यू के। अब वी हमें पता है, डी पता है, तो हम न्यू निकाल सकते हैं। यूनिट्स का अगर आप सीजीएस में रखोगे तो इजी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्योंकि फाइनल आंसर तो स्टोक्स में ही निकालना है हमें। तो वी को हम सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। डी की वैल्यू हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय न्यू इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.5 इंटू 10, 10 आ जाएगा आंसर, 10 स्टोक्स बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें दिया है कि कोई सरफेस है, कोयल टैंक है, उसकी सरफेस पर यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है 2.5 मीटर की डेप्थ पे वो कितना होगा? और प्रेशर हमने डायरेक्टली नहीं पूछा है, पास्कल की फॉर्म में प्रेशर नहीं पूछा है, पी की फॉर्म में नहीं पूछा है, प्रेशर हमसे पूछा गया है दूसरी लिक्विड है कोई वाटर, उसकी फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा। जो प्रेशर दिया है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 1/100 और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁴ केजी पर मीटर स्क्वायर। अब चाहो तो आप यहाँ पे इसको न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो या केजी में भी रख सकते हो, क्योंकि एट लास्ट तो हमें दूसरे फ्लूइड में चेंज करना है, तो जिस फ्लूइड में दूसरे में चेंज करना है हम उसका भी डब्ल्यू के बजाय रो ले लेंगे। तो ये आ गया। अब यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 2.5 तो डेप्थ है, इंटू रो, रो आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो 0.8 इंटू 1000 प्लस ये आ जाएगा 1000, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी 3000 केजी पर मीटर स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे रो एस के, रो डब्ल्यू एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3000। अब हम रो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा केजी में है प्रेशर, केजी पर मीटर स्क्वायर में है। यहाँ से एस डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 3000 अपॉन रो डब्ल्यू, और रो डब्ल्यू होता है 1000, तो ये 3 मीटर ऑफ वाटर आ जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, सडनली उसको एनलार्ज करके उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दिया गया 0.3 मीटर स्क्वायर। अगर पाइप में डिस्चार्ज 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो हेड लॉस क्या होगा? ये हेड लॉस होता है एक्सपेंशन के लिए, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, V1 आ जाएगा Q अपॉन A1, Q है 0.3, A1 है 0.1, तो ये हो जाएगा 3, V2 आ जाएगा Q अपॉन A2, तो 0.3 अपॉन A2 है 0.3, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, 3 - 1 का स्क्वायर अपॉन 2z, तो ये 4 अपॉन 2z आएगा, तो 2/z हो जाएगा। तो ये करेक्शन करना है फर्स्ट ऑप्शन में, उसके बाद ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि कोई फ्लोटिंग वुडन का ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी 0.75 है, 5 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है और 3 मीटर इसकी हाइट है, तो कितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा? तो बायोंसी के सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कि बायोंसी फोर्स इक्वल होगा जो वेट है उसके। अब बायोंसी फोर्स तो हमें पता नहीं कितना लग रहा है, बट वेट हम निकाल सकते हैं इसका, और वो इसको हम बायोंसी फोर्स के इक्वल कर देंगे। वेट हो जाएगा इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई इसका जो स्पेसिफिक वेट है। अगर इसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.75 है, अब ये 0.75 यहाँ पे डेंसिटी लिखा है,
बट ये रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जिसको बोलते हैं वो है। ये आपको खुद से फिर दिमाग लगाना होगा अपना कि 0.75 इतनी कम तो मास डेंसिटी नहीं होगी। तो इंटू 9810। अब अगर वॉल्यूम वो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ अगर वो V है तो बायोंसी फोर्स होगा V इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। वाटर का स्पेसिफिक वेट होता है 9810। तो अब कैलकुलेशन इजी हो गई आपके लिए। V आ जाएगा 22.5 मीटर क्यूब। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तो वॉल्यूम पूछा है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मोस्टली डेप्थ पूछी जाती है। तो वॉल्यूम अगर इतना है उसने डिस्प्लेस किया तो इतना ही पोर्शन उसका वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम उसका है वो लिक्विड में डूबा हुआ है, जैसे कि इस तरीके से वुडन ब्लॉक है। इतना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया मतलब इतना ही इसका वॉल्यूम है वो पानी में डूबा हुआ है। तो अब कितना डेप्थ पानी में डूबा हुआ है, कितनी डेप्थ पानी से बाहर है, ये आप निकाल सकते हो। क्योंकि इस इतने पोर्शन का वॉल्यूम तो मुझे पता है 22.5 है। हाइट मैंने मान लिया कि h है, लेंथ 5 मीटर है, विड्थ 2 मीटर है। तो इससे मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 2.25। इट मीन्स 2.25 मीटर तो इसकी डेप्थ है वो पानी में डूबी हुई है, और बची हुई जो 5 मीटर में से आएगी 2.75 वो एयर में है, ऊपर पानी से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिए है कि कोई पाइप है जिसके इनलेट पे प्रेशर है 90, हेड लॉस 10 हो रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। तो प्रेशर जो आउटलेट पे है डिवाइडेड बाय प्रेशर एट इनलेट इंटू 100, यही होता है एफिशिएंसी। कोई भी सिस्टम हो, कोई मशीन हो, उसकी एफिशिएंसी क्या होगा, जो हमें आउटपुट मिल रहा है और जो हमने इनपुट दिया उनका रेशियो इंटू 100। अब 90 हमने इनपुट पे हेड दिया, 10 हेड है वो लॉस हो गया, तो कितना हेड मिला हमें आउटपुट पे 90 माइनस 10। दिया कितना था हमने 90 इंटू 100, तो ये 8/9 है इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें दिया सिपोलेटिव ईयर है जिसकी लेंथ ये है, हेड है वो 1 मीटर है, तो डिस्चार्ज क्या होगा। एक तो डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, यूनिट्स इसने ठीक नहीं दिए। अब इसका बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है ये 2/3 CD √2G इंटू L इंटू S⁻³ अब यहाँ पर CD की वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं है। तो थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें हम ताकि कैलकुलेशन में भी इजी हो, और ये फॉर्मूला आप याद रख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। LH तो इसको अगर आप याद रखोगे तो फिर इसमें आपको दिक्कत आएगी जी की वैल्यू रख के सोल्व करने में, CD भी याद रखना ही पड़ेगा। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। अब इसमें वैल्यूज रखनी है 1.86 इंटू लेंथ है 1 मीटर इंटू 2.185, सॉरी लेंथ है 2.185, हेड है 1 मीटर। तो ये r³ करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता कोई। इससे आप अगर ये वैल्यू निकालोगे तो 4 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। सिपोलेटिव वियर है रेक्टेंगुलर वियर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। रेक्टेंगुलर वियर में क्या होता है कि यहाँ पर एंड पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो इसके कारण उसके डिस्चार्ज में कुछ डिक्रीज होगा। तो सिपोलेटिव में हम एजेज है वो इस तरीके से दे देते हैं कि हमने इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया, इसको इधर इंक्लाइन कर दिया, तो यहाँ से जो हमें एक्स्ट्रा डिस्चार्ज मिल रहा है वो उसको कंपनसेट कर देगा जो कि डिस्चार्ज एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कम हो रहा था उसको। अब ये फॉर्मूला हम लगा पाते हैं और एंड कॉन्ट्रैक्शन के का जो डिडक्शन हो रहा था वो हमें नहीं करना पड़ता। तो फॉर्मूला वही है जो रेक्टेंगुलर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये तो काफी कॉमन से क्वेश्चन आपने देखे होंगे कहीं, कि हेड को मेजर करने में 1% की एरर आ रही है एक ट्रायंगुलर नोच में, तो डिस्चार्ज को मेजर करने में कितनी एरर आएगी। Q इक्वल होगा इसके, ये फॉर्मूला ट्रायंगुलर नोच का आपको याद रखना है। इसको डिफरेंशिएट किया तो DQ इक्वल आ गया इसके, हमने वेरिएबल माना है H को और Q को, कि H को वेरी करने से Q पर क्या इफेक्ट आ रहा है। अब DQ अपॉन Q कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। इट मीन्स हेड को मेजर करने में अगर 1% की एरर है तो डिस्चार्ज को मेजर करने में 5/2 2.5% की एरर आएगी।
ये सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, तो ये एस रेज टू पावर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इंटू डी एच बाई एच आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5%। क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी सारी डायमेंशंस आपको इस एक क्वेश्चन से कवर हो रही हैं। पूछा है कि नीचे ये जो यूनिट्स दी हैं इनमें लिस्ट यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है प्रेशर की। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर लेते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है प्रेशर की, और इन चारों यूनिट्स को हम उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। तो एमएम को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 1/10⁻³ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। ये आ गया 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 10⁻6 पास्कल आ गया। केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अब केजीएफ है, ये है केजी की फॉर्म में, तो हमें इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए। तो मैंने इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेंटीमीटर को मैंने 1/100 रिप्लेस कर दिया सेंटीमीटर की जगह, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये 1/100 का स्क्वायर आ गया। ये आ गया 9.81 इंटू 10⁻4। भी इन दोनों में देखें तो ये वाली यूनिट बड़ी है, ये वाली छोटी है। एक दिया है मिली बार, एक बार इक्वल होता है 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो 1 मिली बार इक्वल हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो 10⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। एमएम ऑफ मरकरी है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे ऐसा यूनिट में। एमएम है तो 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, तो मीटर में आ गया। डब्ल्यूएच फॉर्मूला से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो इंटू 13.6 इंटू 9810, ये तो आ गया हमारे पास डब्लू और ये आ गया एच। तो हेड की फॉर्म में अगर प्रेशर दिया है तो हम डब्ल्यू एच करके उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आया 133.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे छोटी यूनिट अब यहाँ पर आई है वो है ये, तो 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप कमेंट करके बताना कि आपको विजिबिलिटी का इश्यू तो नहीं हो रहा है। काफी जगह टेक्स्ट बहुत छोटा है और कहीं कहीं पर स्क्रीनशॉट भी मैंने ऐड किए हैं जिनमें तो उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो अगर दिक्कत हो रही है तो बताना, मैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढूंगी इसका। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि कोई पाइपलाइन है, उसमें एजिंग हो रही है, तो उसके कारण उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 25% से कम हो जाती है। मतलब 100 पहले डिस्चार्ज था, तो अभी 75 ही रहेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज क्या होगा डार्सीज वेस्टबैक फैक्टर में। बेसिकली क्या होता है, टाइम के साथ साथ रफनेस बढ़ती है, जंग लग जाता है पाइप में, ये सब होता है। तो इसके कारण एफ की वैल्यू बढ़ती है तो फिर क्यू डिक्रीज हो जाता है। ये इक्वेशन तो आपको याद ही होगी, काफी बार अब तक हम यूज कर चुके हैं। वी को हम क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। अब मुझे रिलेशन चाहिए एफ और क्यू में, तो एफ इक्वल आ गया क्यू स्क्वायर के, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर। Q2 है वो Q1 का 0.75 है, 0.75 टाइम्स है, तो ये 0.75 आ गया। यहाँ से F2 आ गया 1.77 F1। अब परसेंटेज में जो डिक्रीज इंक्रीज हुआ है वो निकाल लेंगे, F2 माइनस F1 अपॉन F1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 77%। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि कोई चैनल सेक्शन है, ये जो फिगर में दिया गया है ये, इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो y है, ये बेडविड्थ है, ये b है, ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री, और हमसे पूछा है कि ये इकोनॉमिकल सेक्शन हो उसके लिए a क्या होगा। तो बेसिकली a ये आ रहा है बट यहाँ पर b आ रहा है, b हमें नहीं चाहिए, हमारे एक्सप्रेशंस में b नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो b हम निकालेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की कंडीशन लगा के। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए dp अपॉन dy है वो 0 होता है, p जो पेरीमीटर है वो मिनिमम होगा, तो dp अपॉन dy की वैल्यू 0 आएगी। कोई भी फंक्शन है वो मैक्सिमा और मिनिमा पे उसका डिफरेंशिएट है वो 0 होता है। p का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक y, देन ये b, देन ये वाली डायमेंशन। अब ये डिस्टेंस y है, मतलब ये y है, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी y होगा, ये y है, ये y है,
ये वाली इंक्लाइंड वाली साइड आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा √2y, तो y प्लस बी प्लस ये आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वेट कर देंगे। b को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा y की a की फॉर्म में, क्योंकि तो y और b को जो रिलेट करता है वो पैरामीटर है a। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, पहले b को रिप्लेस किया इस वाले एक्सप्रेशन से, यहाँ से b आ गया a माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 अपॉन y, तो ये तो आ गई b की वैल्यू। अब ये पैरामीटर है पूरा, इसको हम dp अपॉन dy 0 कर देते हैं। डिफरेंशिएट y का करेंगे 1 आ जाएगा, a अपॉन y का करेंगे माइनस ए वाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई बाई 2 का माइनस वाई 1/2 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा √2। इसको 0 के इक्वेट पुट करेंगे तो a अपॉन वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस √2, तो a इक्वल आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 1.91, जो यहाँ पर दिया है एक्सप्रेशन डी में, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और काफी एग्जाम्स में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है। एक तो यहाँ पर करेक्शन करना है, ये 12, 14, 18 ऐसे दिया है, ऐसा ना हो कि ये 1.4, 1.2, 1.8 इस तरीके से होगा, ऐसी वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पर दिया है कि डिस्चार्ज कोफिशिएंट निकालना है, सॉरी डिस्चार्ज कोफिशिएंट दिया है हमें, नोज से डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक्सप्रेशन है वो ये आ रहा है, के निकालना है हमें। तो डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन होता है ये, मतलब ये सारी की सारी टर्म है, ये के है। अगर ये ट्रायंगुलर नोच है तो ये वाला एंगल होता है थीटा, ये एंगल हमें दिया 90 डिग्री, तो tan थीटा बाई 2 मतलब tan 45 हो जाएगा 1। सी डी की वैल्यू दे दी है 2 अब है, और जी की वैल्यू हम रख देंगे। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1.4 आएगा, तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि एक डैम सेक्शन है ये, इसमें यहाँ पर ये एक गेट लगा हुआ है, ये गेट है, ये यहाँ पर हिंज से कनेक्टेड है, गेट की विड्थ है 1.5 मीटर और इसकी डेप्थ है 3 मीटर, मतलब ये वाली डायमेंशन है ये 3 मीटर है। तो पहले क्वेश्चन है ये करेंगे हम, इसमें पूछा है कि किस डेप्थ पे सेंटर ऑफ प्रेशर लोकेटेड होगा। तो एच पी का फॉर्मूला ये होता है, इसके लिए मुझे पहले एच बार चाहिए होगा। एच बार क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसका सेंट्रोइड होगा इसके मिड सेक्शन पे, मतलब यहाँ पर सेंट्रोइड होगा इस हिंज से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, टोटल विड्थ है, टोटल डेप्थ है वो 3 मीटर है, तो 1.5 मीटर पे इसका सेंट्रोइड होगा। अब एच बार होता है फ्री वाटर सरफेस से सेंट्रोइड की डिस्टेंस, तो मुझे इस लेवल से निकालनी होगी डिस्टेंस, तो ये 1.5 मीटर प्लस ये 1.5 मीटर ऐड कर दूंगी, तो 3 मीटर आ गया। अब एच बार मुझे मिल गया, आई जी होता है बी डी क्यूब अपॉन 12, इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है तो डी हो जाएगा 3 मीटर, बी हो जाएगा 1.5 मीटर, तो आप वैल्यूज रख दोगे यहाँ पे, एरिया हो जाएगा 1.5 इंटू 3, और इसको सोल्व करोगे तो 3.25 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी डेटा पे बेस्ड है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये नीचे एक कंक्रीट का ब्लॉक हमने लगाया है, ये जो मैंने ब्लू कलर में शो किया है ये कंक्रीट का ब्लॉक यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी हाइट 1 मीटर है। हमसे पूछा है कि कितना फोर्स हमें इस पे लगाना पड़ेगा इसको रोके रखने के लिए। बेसिकली इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ प्रेशर, यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर पर इस डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स लग रहा है, जो कि इसको रोटेट कराना चाह रहा है गेट को, और ये कंक्रीट का ब्लॉक है ये उसको रोक रहा है रोटेट करने से, तो रोटेशन का रोक रहा है, तो मोमेंटम जो मोमेंट है वो हम इक्वल करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो पहले हम जो टोटल प्रेशर फोर्स है वो निकालेंगे, वो होता है डब्ल्यू ए एच बार, डब्ल्यू 10,000 ले लेंगे हम क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है हमारे ऑप्शंस। ए हो जाएगा यहाँ पर 1.5 इंटू 3 और एच बार आ जाएगा 3, तो डब्ल्यू ए एच बार ये तो आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब रोटेट किसके अबाउट हो रहा है, इस हिंज के अबाउट। एच पी कहाँ पर है, यहाँ से 3.25 की डिस्टेंस पे, तो हिंज से कितनी डिस्टेंस पे है जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, वो ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, तो ये हिंज से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3.25 माइनस 1.5, तो ये मोमेंटम टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है। कंक्रीट के सेंटर पे यहाँ पर एक रिएक्शन लग रहा है जो कि इस मोमेंट को रोक रहा है, हिंज के अबाउट रोटेट नहीं होने दे रहा है गेट को। तो फोर्स हमें निकालना है,
डिस्टेंस हिंज से इस सेंटर ऑफ इस हिंज से कंक्रीट के ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी F इंटू 2.5, क्योंकि 1 मीटर हाइट का ये ब्लॉक है, तो इसका सेंटर होगा 0.5 मीटर बॉटम से, टॉप से हो जाएगा 3 माइनस 0.5, बेसिकली ये 3 है और ये वाला है ये 0.5 है। तो F इंटू 2.5 है वो इसके इक्वल आ गया। यहाँ से F की वैल्यू हम निकालेंगे तो 94.5 आ जाएगी, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि एक चैनल सेक्शन है जिसमें 8 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज पास हो रहा है, 4 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो हार्डलिक मीन रेडियस क्या होगा चैनल का। तो अगर डिस्चार्ज पता है, वेलोसिटी पता है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा Q बाई V। अब रेक्टेंगुलर चैनल की बेड विड्थ V है, डेप्थ ऑफ फ्लो है वो अगर Y है, तो B इंटू वाई इक्वल होगा एरिया के। B हमें दिया गया 4 मीटर, यहाँ से Y आ गया मेरे पास 1 मीटर। अब 1 मीटर डेप्थ ऑफ फ्लो है, 2 मीटर बेड विड्थ है, तो P आ जाएगा 1, ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, कलर चेंज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, देन 2 मीटर, देन 1 मीटर, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 ये आ गया 4, ए भी दिया गया 4, तो आर आ जाएगा ए बाई पी, 4/4 इज इक्वल टू 1 मीटर, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें 2-3 चीजें हैं वो जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आपका ओरिफिस्ट वाले टॉपिक में भी इस पे क्वेश्चन बनता है, और ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोजल के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो हम क्या करते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैंने कोई वाटर है, वो वाटर का जेट है उसको डिस्चार्ज करवाया, या कोई ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो किया, सेम ही केस होता है दोनों में। हम इसको 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा उसमें। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में -g होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है, g डाउनवर्ड है। यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आप इक्वेशन अगर लगाओगे तो उस केस में g पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और g भी डाउनवर्ड लग रहा है। अब 3 इक्वेशन होती हैं वेलोसिटी की जो कि आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी 9th-10th में, ये और ये। बस इतने में ही आपके सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, जी डाउनवर्ड लग रहा है, वो इसको रिड्यूस कर रहा है। एक्सीलरेशन का क्या काम होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। पॉजिटिव होता है तो इंक्रीज करता है, नेगेटिव होता है तो डिक्रीज करता है। तो टॉप पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर डाउनवर्ड हो जाएगी। तो अब अगर ये इक्वेशन लगा दूं, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, v फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी होगी v sin थीटा, v sin 30, तो मैं t निकाल सकती हूँ। तो वही किया मैंने, यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू -g आ गई क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है। u है 9.81 इंटू साइन 30 और यहाँ से t आ गया 1/2। अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि जब ये यहाँ जाके गिरेगा तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपको टाइम पता हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम यहाँ से लेके यहाँ जाने में लगेगा। तो अगर ये 1/2 आ रहा है, मतलब ये मैं ये कह सकती हूँ कि 1 सेकंड के बाद में ये वाटर है यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाएगा, स्टार्टिंग से लेके यहाँ इस वाले पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो अब मैं निकाल सकती हूँ कि कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा, वो भी निकाल सकती हूँ मैं इस वाली इक्वेशन से।
क्योंकि मुझे पता है टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो मैं एस निकाल सकती हूँ, वही हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस अपनी तरफ से कोशिश की है कवर करने की। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस बचते हैं, सारे टॉपिक्स अभी 56 न्यूमेरिकल्स में कवर नहीं हो सकते आपके फ्लूइड मैकेनिक्स और एचएचएम दोनों के मिला के। तो इस वीडियो का अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं इसका एक पार्ट 2 वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें भी इसी के आसपास क्वेश्चंस होंगे, दोनों मिला के ये ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे पूरा एफएम एंड एचएचएम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।